हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ स्वागत है हमारे इस PT 365 सीरीज में, जिसमें हम पॉलिटी की कंप्लीट कर चुके हैं। एनवायरनमेंट की 6 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ये नेक्स्ट लेक्चर है आपको। और इसमें हम देखो अभी एनवायरनमेंट के अंतर्गत थोड़ा जल से संबंधित चीज़ों को पढ़ रहे थे, जिसमें एक अर्थगंगा नाम की नई एक इनिशिएटिव चलाई गई है। एक जो कि यूपीएससी के जो पर्यावरण के मुद्दे हैं क्वेश्चनों का, वो एक तो बेसिक से होते हैं जो आपके 3 टॉपिकों से जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, दूसरा आपका प्रदूषण और तीसरा आपका बायोडाइवर्सिटी। हमने ये कंप्लीट कर लिया है, इस पे हमने अभी कंप्लीट कर लिया इसको भी। अब हम इसी के अंतर्गत एक पार्ट को पढ़ रहे हैं जल से संबंधित, और यहाँ विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव से संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो वही इनिशिएटिव्स हम आपको यहाँ देख रहे हैं। तो उसमें एक अर्थगंगा इनिशिएटिव्स है, इसको देखते हैं कि क्या है। तो देखते हैं क्या है। अर्थगंगा कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले चली हुई थी, लेकिन अभी इसका करंट में क्या है कि हाल ही में यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थगंगा अवधारणा के तहत कई नई पहल, कुछ न्यू इनिशिएटिव्स आई है। ये चल तो बहुत पहले रही है, अर्थगंगा 2019 में चल चुकी थी। तो न्यू पहले आई है उन्हीं के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य गंगा मिशन के द्वारा इसको, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया है, इस कल्चरल प्रोग्राम को। अब हमें जानता है कि क्या है। देखो ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे 2019 में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय गंगा परिषद, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक अनार्थ गंगा नाम से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, एक कार्यक्रम के रूप में, जिसमें उन्होंने बोला कि इस अवधारणा के माध्यम से हम नमामि गंगा और उसकी सहायक नदियों को साफ करने हेतु सरकार के प्रमुख कार्यक्रम में अर्थ गंगा प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया। एक नया एक कॉन्सेप्ट है अर्थ गंगा, पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत आप पूरी गंगा और गंगा से जुड़ी हुई सहायक नदियों के पूरे क्लीनिंग से संबंधित सारी चीज़ों पर आप क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे। उसी के लिए मुख्य रूप से ये चलाया गया था और इसको 2019 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था, इस गंगा का मुख्य उद्देश्य था कि गंगा नदी के बेसिन क्षेत्र उनका विकास करना स्पेशली, और ये बहु आयामी तरीके से इसमें काम करेगी। ये केवल गंगा की सफाई में नहीं, ये गंगा के तहत इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गंगा वाला क्षेत्र GDP में 3% का जो योगदान दे सकता है, उस पर इसमें फोकस किया गया। और इसके लिए इसमें 5 वर्षों में 1000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट पे काम किया जाएगा। ठीक है। और इस अर्थ गंगा के तहत अभी ये करंट में इसलिए रहा है क्योंकि अभी इसमें नई प्लान आई है, कुछ नई इनिशिएटिव्स है, उनको शामिल किया गया है, इसलिए आपका अर्थ गंगा के तहत ये प्रोजेक्ट सफल है। एक्चुअली अर्थ गंगा क्या है? जो गंगा है और उसकी सहायक नदी है, इन सहायक नदियों के क्षेत्रों का डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में, एक तो गंगा की स्वच्छता करना, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, हर लेवल का इसमें विकास करना, उसमें कई गतिविधियाँ चलाई जाएंगी। तो ये देखो आपको एक एक गतिविधि दिखाते हैं। देखो इस अर्थगंगा के तहत कई गतिविधियां, कई कार्य क्षेत्रों को काम किया जाएगा। देखो एक तो इसमें यह है कि शून्य बजट प्राकृतिक है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का मतलब है कि आप जो भी खेती है उसमें प्राकृतिक संसाधनों, बायोमास, बायो ऑर्गेनिक का यूज करो, जिससे आपकी कॉस्ट ना आए, उसे बोलते हैं शून्य बजट, जिसमें आपका खर्च ना हो। तो शून्य बजट खेती को बढ़ावा देगी। इसमें बोला गया कि गंगा के पास जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो गंगा नदी जाएगी, मान ली नदी बह रही है, इससे 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्षेत्र पर केमिकल फ्री एग्रीकल्चर की जाएगी, अर्थात बायो ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। ठीक है ना। इसके लिए किसानों, एक तो ये, और दूसरा किसान, एक जो इससे आपका खाद बीज का खर्च कम हो जाएगा, आपका बीज खाद रसायनों का खर्चा नहीं बच होगा। और दूसरी बात गोवर्धन, इसके माध्यम से आप जो गोबर के कृषि के अपशिष्ट हैं उनका यूज करके आप खेतों में यूज करेंगे, इससे भी आपका कृषि में लागत कम होगी। इसके अलावा प्रति बूंद अधिक आय, अर्थात माइक्रो इरिगेशन को अपनाया जाएगा, इससे किसानों की सिंचाई की लागत कम होगी। इस कुल मिलाकर के कि सिंचाई में लागत, खाद बीज में लागत, सभी चीज़ों में लागत तो कम की जाएगी, और खेती पूरी तरह ऑर्गेनिक की जाएगी, जो पर्यावरण को भी प्रदूषण नहीं करेगी और जो मानवीय स्वास्थ्य को भी प्रदूषण नहीं करेगी। तो अर्थगंगा के अंतर्गत एक काम तो हम इस पर करेंगे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। दूसरा काम करेंगे इसमें, दूसरा काम करेंगे, एक तो एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया, दूसरा मलगा अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण। ध्यान रखना, इसमें बोला गया है कि जो ड्रेनेज सिस्टम से जो जल निकलेगा उसको दो काम करेंगे, एक तो उसको हम रिसाइकिल करके दोबारा यूज करेंगे, या हो सकता है जैसे अपशिष्ट जल है, जैसे अब ड्रेनेज सिस्टमों का जल है, कई जगह ऐसे हैं
ये मुख्य रूप से आपको कृषि बहुत यूज आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक काफ़ी मतलब पोषक तत्व मिले होते हैं। तो इसको ये बोला जाएगा स्टोरेज करके किसानों को बेचा जाएगा। किसानों के लिए खाद एक तो दो काम हो गए। ये देखो, जो आप ऑर्गेनिक खादों के रूप में यूज करेंगे, यहाँ आपकी जीरो बजट फार्मिंग है वो अपने आप बढ़ जाएगी। तो ठीक है, इसके लिए जो शहरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, जो लगता है कि एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकता है, चाहे वो ड्रेनेज अपशिष्ट हो, उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाए। और जो इंडस्ट्री से निकलने वाला है जिसमें केमिकल्स हैं, उनको रिसाइकिल किया जाए। तो दूसरा काम इसमें किया जाए। तीसरा, आजीविका के अवसर, जैसे जितने भी गंगा के नदी के घाट हैं उन पे अच्छी तरीके से उनको डेवलप किया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। वहाँ लोकल चीज़ें, दवाइयाँ और भी उनको बेचा जाएगा। और गंगा प्रहरी, कुछ गंगा की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के गंगा प्रहरी सेवक है, उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिला के है कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। ये क्या है? ये आपकी एक हॉलिस्टिक अप्रोच के रूप में काम करे। और हॉलिस्टिक अप्रोच के रूप में देखो क्या गजब रणनीति है। आप गंगा में गंगा का जीरो खेती, जीरो नेचुरल फार्मिंग के माध्यम, जीरो बजट के माध्यम से खेती करेंगे। उसके लिए आपको अपशिष्ट चाहिए तो मलगाना का यूज कर लेंगे। उसके बाद लोगों के यहाँ रोजगार देंगे। और साथ साथ जन भागीदारी, गंगा नदी से जुड़े हुए सभी हितधारक के, चाहे किसान हैं, चाहे पर्यावरण के समर्थक हैं, चाहे इंडस्ट्री वाले हैं, सभी हितधारकों की भागीदारी इसमें जरूर सुनिश्चित की जाएगी, तभी ये लक्ष्य प्राप्त हो सके। सांस्कृतिक विरासत को डेवलप किया जाएगा, जैसे नाव पर्यटन को डेवलप किया जाएगा, कम्युनिटी जेटीज को डेवलप किया जाएगा, योग का प्रचार किया जाएगा, गंगा आरती की जाएगी। तो हम कल्चरल रूप से भी इसको डेवलप करें, ठीक है ना, क्योंकि गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी के रूप में हम मानते हैं। इसके अलावा संस्थागत, अर्थात इस पूरे का पूरा ये पूरी प्रोजेक्ट हम चलाएंगे, इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इस लेवल पर अलग अलग जगह काम कर सकें। इसलिए अर्थ गंगा एक बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच के रूप में काम करेगी। इसके अंतर्गत अभी 3 परियोजना चलाई। एक है, अभी 3 नई पहल है, कुछ पहल शुरू की गई। एक है जलज, एक है नमामि गंगा मिशन। नमामि गंगा जो है अपन, उसमें काउंसिल के अंतर्गत जो सहकार भारती के भी समझौता हुआ। और एक क्या हुआ है, जल मिशन क्या है, इसकी शुरुआत 26 जगह पर की गई है। और वह स्थान उन राज्यों में चुनते हैं, ये 26 जगह उन राज्यों से चुने गए हैं जहाँ पर गंगा नदी प्रवाहित होती है, जैसे उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहाँ पर गंगा नदी गुजरती है इसके अंदर। और इन 26 स्थानों पर छोटी छोटी फ्लोटिंग दुकानें, जैसे फ्लोटिंग मार्केट बहुत फेमस है बैंकॉक का, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ टूरिज्म को डेवलप करने की फ्लोटिंग मार्केट, यानी कि नाव पे मार्केट होगा, आप घूमते जाइए, लोग उसमें सब्जी बेचते रहेंगे, लोग फ्रूट्स बेचते रहेंगे, आप नाव की सवारी करते रहेंगे, आप उस नदी में घूमते रहेंगे। तो इस तरीके से फ्लोटिंग मार्केट डेवलप किया जाएगा। मोबाइल केंद्रों की स्थापना, छोटे छोटे फ्लोटिंग मार्केट बनाए जाएंगे जो रनिंग रहेंगे, है ना। और इसके तहत गंगा और आसपास के क्षेत्रों को क्या मिलेगा, अवसर मिलेंगे। उसके लिए जलज प्रोजेक्ट ही चलाया गया। दूसरा है, हाल ही में जो नमामि गंगा काउंसिल है उसके द्वारा सहकार भारती के बीच में एक समझौता किया है। इसमें क्या होगा कि इसके अंतर्गत यह था कि दोस्तों 75 सहकार गंगा ग्रामों की पहचान की जाएगी, जहां पर 5 राज्य, उन 5 राज्यों में जहां पर गंगा नदी प्रवाहित होती है, उन 5 राज्यों में 75 सहकार गंगा ग्रामों की इसकी जाएगी। इसका उद्देश्य रहेगा कि जो किसान फार्मिंग एफपीओ है और सहकारी समितियां, इन दोनों के बीच में प्राकृतिक खेती के संबंध में बात होती है, और प्राकृतिक खेती को एक ब्रांड के रूप में, एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को, उससे होने वाले प्रोडक्शन को एक ब्रांड के रूप में, एक मार्केटिंग के रूप में डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाएगी उन 75 ग्राम सभा से। तो अच्छी बात है, आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, आप क्षेत्रीय आधार पर विकास कर रहे हो और गंगा का बहुआयामी तरीके से यूज कर रहे हो। इसके अलावा पर्यटन संबंधी पोर्टल IM अवतार नाम से एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो पर्यटन को सुविधाजनक बनाएगा, स्थानीय उत्पादन को मार्केटिंग करेगा। गंगा घाटों और एवं नमामि जो गंगा मिशन है इसके द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की जो भी परिसंपत्तियां हैं अलग अलग जगह पर, उन सभी की ये जानकारी हमें अपलोड करके देगा ताकि पर्यटन के लिए सहयोग किया जा सके। ये नई पहल है जो गंगा के अंतर्गत से की गई। ये कुछ चीजें हैं, इनको भी देखना है हमको थोड़ा सा। एक है जिला गंगा समिति। आप सभी जानते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय जो हमारे जल को पूरा देखता है, नदी वदी सभी बेसिनों को देखता है, उनकी निगरानी रखता है, उसी के द्वारा जल डिस्ट्रिक्ट गंगा कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है, क्या करेगी, इसमें क्या क्या है कि डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है, जो डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसके क्षेत्र में आते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है, इनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया है। डैशबोर्ड में क्या होता है, पूरा डेटा दिखता है
कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है, कौन सा सबसे खराब है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, किसने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, कौन पीछे है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया, ठीक है ना। तो डिजिटल डैशबोर्ड से वो तैयार किया है इसके माध्यम से। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी की उसमें इससे है कि गंगा नदी के आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है उसकी जो है उनमें मुख्य रूप से ये देखा जाएगा कि उन गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जो जल कचरा प्रबंधन और प्रदूषण की रोकथाम में उनकी क्या परफॉर्मेंस, उसकी पूरी निगरानी की जाएगी। आप सभी जानते हैं डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी परिसंपत्ति दी गई है उनको ये सुरक्षित रखेगी, जो अपशिष्ट गिरता है उस पर निगरानी रखेगी और गंगा के कायाकल्प के लिए लोगों को सहयोग करेगी। अर्थात डिस्ट्रिक्ट जो गंगा कमेटी है जहाँ पर मुख्य स्रोत गंगा नदी निकलती है वहाँ पर ये इनका गठन किया जाएगा। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जो मुख्य रूप से देखेंगे कि नमामि गंगा के अंतर्गत बहुत सारे प्लान, बहुत सारी प्रोजेक्ट, ये चीज़ें डेवलप की इनकी सुरक्षा करेगी, लोगों को और गंगा नदी के परिवर्तन के लिए लोगों को जोड़ेगी और अपशिष्ट मैनेजमेंट है उसको निगरानी रखेगी। और इस कमेटी की अध्यक्षता हमारी जिला कलेक्टर करेंगे, उस जिला का जिला कलेक्टर इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद आता है वर्ल्ड वाटर वीक। दोस्तों हाल ही में स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह के रूप में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट सीबी के द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विश्व जल सप्ताह, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो जल संरक्षण के लिए जरूरी है उन पर पूरी तरह फोकस किया जाए। तो आपको एक ध्यान रखना है कि इसको आयोजित करने वाली संस्था का नाम है सीबी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। सीबी के बारे में अगर आपसे पूछ सकते हैं कोई क्या है दोस्तों, तो सीबी दोस्तों एक गैर लाभकारी संस्था है। क्या है? गैर लाभकारी संस्था है जो जल प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न प्रकार के जल मैनेजमेंट से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं, जो जल की स्वच्छता, जल के संसाधन, जल कूटनीति पर काम करते हैं। तो उसी के द्वारा स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया। वाटर कंजर्वेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स और चलाए जा रहे हैं। अदर इनिशिएटिव की मैं बात करूं तो देखो प्री क्वेश्चन छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। इसे थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं। भारत टैप प्रोजेक्ट है, किसको द्वारा चला गया? तो हमारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री का नाम जरूर याद रखो, इसको लेकर क्वेश्चन ये कैसे पूछ दिया, इसके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। इस शुरुआत में क्या है, देखो ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की चीज़ है, आपको बस ध्यान रखना है क्या है। इस शुरुआत में आपको ये देखा गया है कि जो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल अमृत महोत्सव, जिसमें जल जल घर घर तक जल पहुंचाया जाएगा, और स्वच्छ भारत मिशन, इन दोनों को मिला करके ये भारत टैप चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कम जल प्रवाह वाले सैनिटरी वेयर बड़े पैमाने पर उपलब्ध करवाना, जिससे जल की खपत कम हो। अर्थात जल के सेविंग के लिए मुख्य रूप से इसको शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जो जल प्रवाह वाले सैनिटरी वेयर है बड़े पैमाने पर उपलब्ध करवाएंगे। नल है, जो नल होंगे हमारे टैप वगैरह, उनको इस तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा कि उनसे जल का वेस्टेज बहुत कम हो, ठीक है। इसलिए इसको शुरू किया गया है। 40% जल की इसमें कम से कम बचत होगी, और इसके अलावा जल बचेगा तो ऊर्जा तो बचेगी, ठीक है। इसके अलावा निर्मल जल प्रयास, ये भी उसी मिनिस्ट्री के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा रियल एस्टेट, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद की माई पहल, इसको देखेंगे माई पहल क्या है, निर्मल जल प्रयास को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद की एक इनिशिएटिव है, उसके साथ मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के भूजल का मानचित्र करना और मानचित्रण करके कम से कम प्रतिवर्ष 500 करोड़ लीटर जल को बचाना। क्योंकि देखो आप मैपिंग करेंगे किस तरीके से यूज करना है, और लोगों को जल सेविंग के प्रति इसमें इनकरेज किया जाए। आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या है, और दूसरी बात इसकी माही पहल क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो उसको देखते हैं। इस इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जिसे बोलते हैं नेशनल रियल एस्टेट, है ना, डेवलपमेंट काउंसिल, ये 1998 में हमारी जो मिनिस्ट्री है होम हाउस शहरी आवासन मंत्रालय, उसके अंतर्गत एक स्वायत्त स्वयं विनियामक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था रियल एस्टेट उद्योगों को प्रोवाइड करने और उनमें सामूहिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था कि रियल एस्टेट में। और इसी के द्वारा एक माही पहल चलाई गई थी जो महिला विंग से संबंधित थी, अर्थात महिलाओं को रियल एस्टेट क्षेत्र में आगे बढ़ाना और उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो इसमें भी महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, और कहीं ना कहीं
जल के भूजल के मानचित्रण को तैयार करके महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी, महिलाएं इसमें सहयोग करेंगी। इससे महिलाओं को क्या होगा, एक कहीं ना कहीं अगर मैं एक बात बोलूँ तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनकी शक्ति बढ़ेगी। इससे अलावा अगला है दोस्तों नेशनल वाटर अवार्ड, जल शक्ति मंत्रालय इसको देता है। राष्ट्रीय जल सूचना एक पोर्टल है हमारा, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, उस पर इसकी सूचना दी है। इस अवार्ड का मतलब यह है कि जल समृद्ध भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए राज्यों, जिला और व्यक्तियों, ध्यान रखना, इनको दिया जाता है। स्टेट को भी मिलता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को मिलता है, इसके अलावा व्यक्ति या संगठन जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्यों से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता जल का महत्व को समझे और जल की बेस्ट प्रैक्टिसेज, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अवार्ड पाएगा तो उसने कोई ना कोई महत्वपूर्ण काम किया होगा, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा एक है जलदूत ऐप, इसका विकासकर्ता कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ध्यान रखना। किसने डेवलप किया है इसको, विकासकर्ता ग्रामीण डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है चयनित गांवों में भूजल स्तर की पहचान करना। जी हाँ, इसमें क्या है कि सिलेक्टेड गांव सेलेक्ट किए जाएंगे, उनके वहाँ भूजल के स्तर की चीज चेक की जाएगी। इसके अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक को वर्ष में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर की मापन दी जाएगा। यानी कि कुछ इसमें लोग होंगे वॉलंटियर लोग, वो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून से पहले और मानसून के बाद जो सिलेक्टेड कुएं हैं कि मानसून से पहले इसका मात्रा कितनी थी, मानसून के बाद इसकी मात्रा कितनी है जल स्तर की, उनको चेक करेंगे, उनका डेटा इस ऐप पे फीड करेंगे। इसके माध्यम से हम वहाँ के ग्राउंड वाटर के बारे में जानकारी सेलेक्ट करें, और जो भी आंकड़ा एकत्र किए गए आंकड़ा का उपयोग ग्राम पंचायत विकास योजना, मनरेगा जैसे कार्यों के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस ऐप से जो डेटा कलेक्ट होगा उसका उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगला है स्वच्छ सुजल प्रदेश, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, प्री में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, इसलिए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। स्वच्छ सुजल प्रदेश अगर किसी क्षेत्र को तभी माना जाएगा जब उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट कौन देगा, जल शक्ति मंत्रालय सर्टिफिकेट देगा। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय के लिए तो इसमें अंडमान जो निकोबार पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है, और ऐसा घोषित करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें 3 चीज़ें उनको फॉलो करनी चाहिए, 3 चीज़ें जब वो पूरी कर लेंगे तब जाके उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति प्रबंधन। सबसे पहले उस स्टेट में, उस क्षेत्र में क्लीन और एकदम सिक्योर पेयजल सिस्टम होना चाहिए। ODF प्लस सिस्टम, ODF मतलब आप सभी जानते हैं कि जहाँ ठोस तरल सबका मैनेजमेंट अच्छे से हो उसको ODF प्लस का दर्जा मिलना चाहिए। और तीसरा अभिसरण सूचना शिक्षा प्लानिंग, यानी क्रॉस कटिंग, यानी कि जो विभिन्न क्षेत्र है उन विभिन्न क्षेत्रों में आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान, अच्छे से चीज़ें मैनेजमेंट होना, एक्शन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें होंगी तब जा करके उस स्टेट को, उस डिस्ट्रिक्ट को आप स्वच्छ सुजल प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने सभी गांवों को हर घर जल प्रमाण पत्र भी उसको प्राप्त होना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने बहुत बढ़िया काम किया है। पेयजल सर्वेक्षण, अगर हम बात करें पेयजल सर्वेक्षण की तो हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन अमृत 2.0 के तहत पेयजल सर्वेक्षण किया गया, जमीनी सर्वेक्षण। इसमें क्या है कि अमृत मिशन के अंतर्गत एक निगरानी उपकरण के रूप में इसको डेवलप किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई शहर टू शहरों के बीच में कंपटीशन, हम सर्वे क्यों करते हैं, सर्वे के माध्यम से डेटा लेते हैं, डेटा के माध्यम से रैंक देते हैं। अब रैंक आने से कोई शहर टॉप पे कोई डाउन पे, डेफिनेटली शहरों के बीच में कंपटीशन बढ़ता है, तो आराम से उनमें क्लीन कंपटीशन हो, एक हेल्पफुल कंपटीशन हो, इसलिए उनका सर्वेक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। तो ये काम किया गया और इसमें फोकस किया गया कि जल का क्या गया क्षेत्र, जल की उपयोगिता, प्रयुक्त जल की उपयोगिता, जल सेवाएं, गैर जल राजस्व, इन सभी का अच्छे से काम किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वो सारी चीज़ इसमें देखी जाती है। इसमें सेवा स्तर पर जो भी चीज़ें हैं इनका ऑब्वियसली है तो सेल्फ लेवल पर आकलन करते हैं। तीसरा पक्ष या कोई निजी एजेंसी इनका सर्वे करती है, उसके आधार पर रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जल से जुड़ी हुई चीज़ें थी जिनके बारे में अभी हमने देखा। तो अभी क्योंकि प्री में क्वेश्चन आपका जल से जुड़ी चीज़ों पे आ सकता है इसलिए ज़रूरी था ये। अगला है आपका लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के बारे में और देख लेते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है।
सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि आपको लैंड डिग्रेडेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है और कैसे होता है, ठीक है ना, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो लैंड डिग्रेडेशन की अगर मैं बात करूँ तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है भूमि निम्नीकरण। यानी भूमि में आप सभी जानते हैं हमारी भूमि है, उसमें एक निश्चित मात्रा होती है पोषक तत्वों की। अगर उसमें ऊपर नीचे या कमी हो जाए, उसमें असंतुलन हो जाए और भूमि अपनी उत्पादकता या उपजाऊता खो दे, उसे बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। जो भूमि थी उसका डिग्रेडेशन हो गया, उसका पतन हो गया, उसे बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ऐसे संबंधित चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक यूनाइटेड नेशंस की मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन डेजर्ट मरुस्थलीकरण को रोकने का उसका एक COP15 आयोजित हुआ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेजर्टिफिकेशन क्या है। डेजर्टिफिकेशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई उपजाऊ भूमि बंजर भूमि या डेजर्ट भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। अब कैसे होगी? उस भूमि में या तो पेड़ पौधे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी, वो भूमि मृदा अपरदन के माध्यम से, वायु अपरदन के माध्यम से उस भूमि का पोषक तत्व सब खत्म हो जाएंगे। उसी भूमि को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन भूमि या शुष्क भूमि होती है, अनुपजाऊ भूमि होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशन को रोकेगा, क्योंकि यदि भूमि का डेजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन बढ़ा, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन एक पार्ट है भूमि का, भूमि निम्नीकरण का एक पार्ट है, अगर ये बढ़ा तो इससे कृषि उत्पादकता कम होगी, है ना, इससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़्यादा होगा, इससे खाद्य सुरक्षा संकट आ सकता है। इसलिए हमें जरूरी है कि इस पर कन्वेंशन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कन्वेंशन को समझते हैं कि कन्वेंशन क्या है। आप सभी जानते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में, उस पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत 3 कन्वेंशन बनी। एक कन्वेंशन थी UNFCCC, एक कन्वेंशन थी UNCBD और एक कन्वेंशन थी UNCCD। UNFCCC जलवायु परिवर्तन संबंध थी, UNCBD आपकी जैव विविधता संबंध थी जो हम आगे पढ़ेंगे, और UNCBD आपकी मरुस्थलीकरण को रोकथाम से संबंधित थी। तो ये कन्वेंशन आपकी 1992 में हुई थी, 94 में इसको स्थापित किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई पर्यावरण विकास की संधारणा में भूमि प्रबंधन जरूरी है, और भूमि प्रबंधन के लिए एकमात्र कांधन है, ये बाध्यकारी एग्रीमेंट है, बाइंडिंग है। इसके जो भी देश इसके हस्ताक्षर करता है उसको इसकी चीज़ों का मानना अनिवार्य है, और इसका उद्देश्य है कि देश में भूमि क्षरण और कार्बन तटस्थता की राय पर लाने के लिए हमें एक्शन करना होगा। क्योंकि दोस्तों, यदि कोई भूमि डेजर्ट ज़्यादा होगी, वहाँ से ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़्यादा होगा, वहाँ से कार्बन इमिशन ज़्यादा होगा, इसलिए भूमि क्षरण को रोक करके हम कार्बन तटस्थ की रणनीति में आगे बढ़ सकते हैं। इसका मुख्यालय अगर देखें तो बॉर्न जर्मनी में इसका मुख्यालय है। इसमें 197 देश शामिल है, 196 प्लस यूरोपीय संघ, और इसमें भारत भी एक है। इसकी भी बैठक होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना, उसकी बैठक होती है, और इसकी बैठक हुई, 15वीं बैठक अभी हुई है। थोड़ा सा और इसकी जानकारी लेते हैं। यह रियो सम्मेलन के दौरान अपनाए गए 3 कन्वेंशनों में से एक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। भारत में इस कन्वेंशन की जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अफेयर्स है, जो पूरी निगरानी पर ध्यान रखती है। इसके तहत ये 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए थे, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए, 1, 2 और 3। एक है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, लक्ष्य निर्धारण कार्य। इसमें क्या है दोस्तों, आपको ये सब समझना है पहले। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि आप उन उपायों को बढ़ावा दीजिए जो भूमि के उपयोग तो करें लेकिन भूमि का लैंड डिग्रेडेशन ना करें। तो डिग्रेडेशन के प्रति वो न्यूट्रल हो, चाहे आप एग्रीकल्चर करो तो ऐसी एग्रीकल्चर करो जिससे भूमि का डिग्रेडेशन ना हो। इसलिए उसके लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। ये इच्छुक देश, इसमें वॉलंटियर थे देश, कि हर देश अपने अपने लेवल पर राष्ट्रीय टारगेट डिसाइड करेगा कि हमें कितनी भूमि का लैंड डिग्रेडेशन कम करना है। भारत उसमें से एक है, भारत ने भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया, वो हम आगे। दूसरा काम है लैंड डिग्रेडेशन यूटिलिटी कोष। COP13 के अंतर्गत इस फंड को बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर से फंड जुटाया जाएगा, और कोई देश जो अपने इसमें जो हमने टारगेट डिसाइड किए गए इसमें LDN लक्ष्यीकरण में, तो कोई देश अपनी LDN टारगेटों को प्राप्त करने के लिए जो फंड चाहिए वो यहाँ से फंड ले सकते, उसके लिए LDN टारगेट कोष बनाया गया। अगला है लैंड फॉर लाइफ कार्यक्रम, भूमि क्षरण। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मरुस्थलीकरण और सूखे
क्योंकि सूखे की वजह से मरुस्थलीकरण बढ़ता है और मरुस्थलीकरण से सूखा बढ़ता है। क्योंकि सूखा, जब कोई भूमि लंबे समय तक सूखे से प्रभावित रहेगी, उस भूमि में अपनी आर्द्रता खत्म हो जाएगी, उस भूमि में अपने पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे और वह भूमि डेजर्टिफिकेशन की प्रोसेस में चल जाएगी। यदि वह भूमि डेजर्टिफिकेशन में रहेगी, वह ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन की शुष्कता ज़्यादा रहेगी, वह बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और बरसात नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक साइकिल से जुड़ी है। दोनों के प्रभावों को सीमित करने के लिए मुख्य रूप से काम किया। अब देखते हैं तो COP15 का इसका जो सम्मेलन हुआ है, इसका UNCCD का, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना कोटे दी आइवर कि ये मतलब कोटे दी आइवर एक कंट्री है, उसका आबिदजान शहर है और वहाँ पर ये हुआ है। आप सभी जानते हैं कॉप के बारे में, इसकी पहली बैठक 2001 में हुई। हर साल 2 वर्ष में एक बार बैठक, मतलब 2 वर्ष में एक बार बैठक हुई है। COP15 है, उसकी बैठक हुई जिसकी थीम थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ये इसकी 2001 की थीम को याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि थीम किसकी है। COP UNCCD की COP15 है, उसकी थीम थी, ठीक है ना। COP15 में सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और दुनिया के सभी हितधारकों ने ये सोचा कि हम भूमि की सतत प्रबंधन में जरूर जाएंगे। एक चीज याद रखना, 2019 में COP14 हुआ था इंडिया में, है ना। और इसी COP14 में इंडिया ने बोला कि 2000, ध्यान रखना, अपना लैंड डिग्रेडेशन LDN टारगेट डिसाइड किया इंडिया ने कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो हमारी लैंड डिग्रेडेड हो चुकी है उसको हमारे दोबारा पुनर्विहारी करें, ठीक है ना। तो COP14 है वो इंडिया में हुआ और उसी इंडिया में इंडिया ने टारगेट डिसाइड किया कि हम भाई कहीं ना कहीं जो 2030 तक है हम लैंड डिग्रेडेशन है 26 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि हमारी लैंड डिग्रेडेशन में चली गई है उसको पुनर्विहार करेंगे। तो किस टारगेट के अंतर्गत, मैंने अभी आपको बताया LDN टारगेट के अंतर्गत। COP14 जब इंडिया के समय थी तो इसकी थीम थी रिस्टोरेशन लैंड सस्टेन फ्यूचर। अगर हम भूमि जो निम्नीकरण हो चुकी है उसका रिस्टोरेशन करेंगे और उससे कहेंगे फ्यूचर सस्टेन। COP15 के अंतर्गत बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे, वो आपको देखने। नई प्रतिबद्धताएं, ये नए टारगेट क्या डिसाइड किए गए, नए वचनबद्ध क्या किए गए वो देखने। इसमें एक तो यह था कि 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर डिग्रेडेड भूमि को हमें रिस्टोर करेंगे और इसके लिए हम तेजी से लाएंगे 1 अरब बिलियन 1 बिलियन हेक्टेयर भूमि। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा एक्ट और निगरानी को इसलिए कि 2030 तक जो हमने टारगेट डिसाइड किया है कि 1 बिलियन हेक्टेयर भूमि को हम रिस्टोर करेंगे और उसके लिए हम जो भी डेटा है उसको चेक करेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा और उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरा, इसमें एक प्रतिबद्धता होगी। दूसरी प्रतिबद्धता ये थी कि 2022 से लेकर के 2024 तक सूखे पर एक अंतर सरकारी कार्य समूह की स्थापना की है। इंटर गवर्नमेंटल एक समूह बनाया जाएगा, टास्क फोर्स बनाई जाएगी और ये टास्क फोर्स क्या करेगी, सूखा मैनेजमेंट के लिए तुरंत रेस्पॉन्स पद्धति की बजाय, एक तो सूखा पड़े तब रेस्पॉन्स करें, उससे अच्छा है कि हम प्रोएक्टिव होकर रेस्पॉन्स करें, तो प्रोएक्टिव पद्धति पे काम करेंगे। इस सूखा पड़े ही ना उससे पहले हम ये काम कर दें उसके लिए। इसके अलावा इसमें बोला गया कि देखो प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम सिस्टम है उसको बढ़ाया गया। जैसे रेत और धूल के तूफान, और रेत और धूल के तूफान आते हैं जो जोखिम ज़्यादा होती है, उससे भूमि डिग्रेडेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा रियो सम्मेलन, इसमें बोला गया कि रियो सम्मेलन में जो 3 कन्वेंशन हुई थी, जैव विविधता, डेजर्टिफिकेशन वाली और जलवायु, तो तीनों कन्वेंशन में जितना ज़्यादा हो सके समन्वय करना चाहिए क्योंकि तीनों कन्वेंशन एक दूसरे से जुड़े। अगर डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा क्लाइमेट चेंज ज़्यादा बढ़ेगा, अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ेगी तो जैव विविधता नष्ट ज़्यादा, जैव विविधता नष्ट होगी तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगी। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमें तीनों को समन्वयता के साथ एक साथ आगे बढ़ के आगे चलना होगा। इसलिए इनमें लाइजिंग बहुत जरूरी है क्योंकि देखो आप UNCCD में अलग टारगेट डिसाइड कर रहे हो, आप जलवायु परिवर्तन में अलग टारगेट डिसाइड कर रहे हो, तो जब उनमें कन्वर्जिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली उनमें आप टारगेटों को अचीव करने में आसानी आपको नहीं होगी, आपको दिक्कत। नई घोषणा, अब इसलिए आबिदजान में ये हुआ है, इसलिए आबिदजान इन्वेंशन है जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी राष्ट्र अध्यक्ष और पुरस्कार मिलकर के पर्यावरणीय संधारणता पर फोकस करेंगे। लैंगिक समानता के लिए ध्यान रखना। अगर आपसे पूछें आबिदजान घोषणा पत्र क्या है, इसमें भूमि की सफलता को रिस्टोर करने के लिए लैंगिक समानता को फोकस किया जाएगा क्योंकि महिलाओं की भागीदारी से ही हम ऐसा कर पाएंगे। और COP15 की जो थीम थी उसके द्वारा UNCCD एक रिपोर्ट वैश्विक भू परिदृश्य 2 के निष्कर्षों पर संबोधित करती है। तो ये अगर पूछे ग्लोबल लैंडस्केप 2, अगर ये रिपोर्ट जारी किसने की है तो UNCCD की प्रमुख रिपोर्ट है और COP15 की प्रमुख थीम। इसके अलावा ये था कि देखो सूखे की संख्या रिपोर्ट
बताया गया है कि 2022 में 2.3 से अधिक लोग सूखे के संकट से सामना कर रहे हैं, जल के संकट से। भूमि के लिए व्यावसायिक पहल, इसमें बोला गया है कि देखो भूमि की, यानी कि कोई कंपनी जो भूमि निम्नीकरण की तटस्थता पे फोकस करेगी और उसके लिए वो जो निवेश करेगी उसको CSR का पार्ट माना जाएगा, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है उसका पार्ट माना जाएगा। तो अगर कंपनी इस पहल में आगे आएंगी तो कंपनी भूमि निम्नीकरण की तटस्थता की दिशा में आगे बढ़ेगी, तो उनकी प्रतिबद्धता आपूर्ति श्रृंखला और CSR दोनों गतिविधियां स्पष्ट होनी चाहिए कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार से लैंड डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए, उनके CSR की गतिविधियों में लैंड डिग्रेडेशन के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक है सॉइल सोर्सेज चैलेंजेस। सॉइल सोर्सेज चैलेंज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप सभी जानते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल एक क्या है, जो सहारा मरुस्थल है आपका, उस सहारा मरुस्थल में ये अफ्रीका है पूरा, और इस अफ्रीका में इसके पश्चिम से लेकर के पूरब तक एक वॉल बनाई जा रही है पेड़ों की, ग्रीनरी की। तो इससे क्या है कि यहाँ पर अगर मरुस्थल है तो फैलेगा नहीं इधर, ठीक है। तो इसलिए ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, विकसित करने वाले इसमें क्या है, ग्रीन ग्रीन वॉल है, इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसमें ग्रेट ग्रीन वॉल को डेवलप करने के लिए निगरानी को बहुत अच्छे से उनकी निगरानी रखने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए और अपनी उपज का व्यवसायीकरण करने के लिए ये चैलेंजेज है, सॉइल सोर्सेज चैलेंजेज है, उसमें काम करेगी। ग्रीन जो ग्रेट ग्रीन वॉल है उसको विकसित करने में, रोजगार सृजन करने में, इसमें, ठीक है। और ग्रेट ग्रीन वॉल आप सभी जानते हैं अमेरिका नेतृत्व वाला आंदोलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीका के एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 8,000 किलोमीटर तक ग्रीन उसको डेवलप करना, ठीक है। ड्राउटलैंड, ये UNCCD के द्वारा एक नया कैंपेन चलाया गया है ड्राउटलैंड। तो ये बेसिकली आपका लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित जो है, इसका मतलब मृदा प्रदूषण हमने पढ़ लिया। अगला है आपका लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे अगर हम रात के टाइम पे रहते हैं तो रात में अंधेरा होना चाहिए, दिन के टाइम पे उजाला। अब रात के टाइम पे भी हम आर्टिफिशियल लाइट जलाते हैं तो वो पॉल्यूशन का एक काम करता है, ठीक है। इसलिए लाइट पॉल्यूशन, तो हाल ही में इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक आयोजित की गई, इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक है, इसका आयोजन किया गया है। ये क्या है, सबसे बड़ी बात ये है क्या, तो दोस्तों ये इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई एक वार्षिक कार्यक्रम, क्या है, एक वार्षिक कार्यक्रम है। और इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। इसका लक्ष्य है कि प्रकाश प्रदूषण की वजह से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं और रात्रिकालीन आकाश का आनंद उठाने के लिए आयोजित किया गया है कि हमें भाई अंधेरे का भी आनंद उठाना चाहिए, और उजाले जो बेकाम हम चीज़ें लाइट में आर्टिफिशियल तरीके से जो हम लाइट जलाते हैं उससे बड़ी मात्रा में पर्यावरण में पक्षियों को बहुत जगह नुकसान होता है, उसको कम करने के लिए इस पर फोकस किया गया है। फोटो पॉल्यूशन वाला आप सभी जानते हैं कि अत्यधिक गलत दिशा में अगर आप आमतौर पर आप आर्टिफिशियल अगर उसकी बात कर रहे हैं प्रकाश की, तो गलत तरीके से नुकसान करता है। अब प्रकाश प्रदूषण के कई घटक है, एक तो तीव्र चमक, चमक अत्यधिक होती है जिसे देखने में एकदम से असुविध आती है। और इसके अलावा एक है स्काई ग्लो, कि आबाद क्षेत्रों में रात्रि में आकाश बहुत चमकता है, जहाँ पर जैसे सिटीज है, तो सिटीज में आप देखोगे किसी पहाड़ में चढ़ने के तो आपको देखना एकदम ऐसा लग रहा है जब दिन की तरह। इसके अलावा प्रकाश का अनुचित उपयोग, हम वैसी जगह प्रकाश का यूज करते हैं जहाँ पर दूसरों को असुविधा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रात में उजाला कर रहे हो तो रात के चर पक्षी उनको नुकसान होगा। इससे निपटने के लिए हमें LED लाइट और अधिक चमकने वाले विज्ञापनों से बचना चाहिए। स्पेशली कुछ ऐसे विज्ञापन आप देखे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स है या बड़े बड़े होल्डेडो लगे रहते हैं, होल्डिंग लगी होती है और वो रात भर चमकती रहती है, उससे लाइट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको रोकने के लिए इस पर काम किया गया। आप सभी जानते हैं प्रकाश के कारण पक्षी टकरा जाते हैं, क्योंकि कुछ पक्षियाँ हैं वो अंधेरे की स्ट्रक्चर से उनकी संरचना बनी जाती है। अब लाइट में उजाला करेंगे तो उनका वो चीज़ें उनको रिएक्शन नहीं कर पाएगी, उनका जो सिस्टम बना हुआ है जैविक प्रक्रिया बाधा हो जाती है और परिस्थिति तंत्र बाधा हो जाता है। प्रकाश के कारण पक्षी अपनी दिशा भटक जाते हैं। मानव स्वास्थ्य में आप सभी जानते हैं जो हमारी सर्केडियम रिदम है कि रात के टाइम पर हमें अंधेरे में जो जो गतिविधि होती है, तो अगर कुछ चीज़ें अगर लाइट रहेगी तो लोगों को नींद नहीं आएगी, लाइट ज़्यादा यूज करेंगे लोगों को बहुत सारे इशू आ जाएंगे, तो लाइट पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या है। इसके बाद आता है दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पॉल्यूशन का ही पार्ट है। अभी तक हम पॉल्यूशन पढ़े, पॉल्यूशन में आपने सबसे पहले पढ़ा आपका एयर पॉल्यूशन, दूसरे नंबर पे पढ़ा आपने वाटर पॉल्यूशन, तीसरे पढ़ने पे पढ़े आपने लैंड पॉल्यूशन, चौथे पे आपने लाइट, और आप पाँचवें पे आप पढ़ रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसमें सबसे पहला है हमने हाल ही में आप सभी जानते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी कि हमने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक्स पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जुलाई
2022 से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक है उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस प्रतिबंध लगाने के लिए जो वस्तुओं की पहचान की गई है वो पहचान की गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कुछ समय पहले प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 सूचित किया गया, मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संशोधित नियम। अब ये नियम निकलते हैं किसी कानून से, तो आपको एक पता होना चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम क्या है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसी नियम का प्रयोग करते हुए सिंगल यूजेज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग और इसके अलावा वितरण, बिक्री, इन सभी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक जिनका डिकम्पोजिशन किया जा सके उन पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया। जो सिंगल यूजेज प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक है और जिनका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता उन पर पूरी तरह उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यदि किसी व्यक्ति ने, किसी उत्पादक ने, किसी कंपनी ने अगर इनका मिसयूज किया, उल्लंघन के रूप पर पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 की अंतर्गत उसको 7 साल, मतलब इसको एक तरह से दंड दिया सकता है, 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। ये दोनों हो भी सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट मैनेजमेंट संशोधन नियम 2021 के अंतर्गत इन चीज़ों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। एक तो प्लास्टिक स्टिक्स, स्पेशली स्टिक्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम के स्टिक, इनको जो प्लास्टिक के थे, अभी आपको बताया कि आप आइसक्रीम खाएंगे तो आपको लकड़ी के मिलेंगे, तो प्लास्टिक वाले बंद कर देंगे। कटलरी वस्तुएं जैसे कप, प्लेट जो भी प्लास्टिक की थी इनको बंद कर दिया गया। पैकिंग और रैपिंग फिल्में जैसे मिठाई के डिब्बे जो प्लास्टिक के थे उनको, और ऐसी वस्तु 100 माइक्रोग्राम से कम मोटाई की है, बैनर वगैरह, स्टिकर वगैरह, उनको भी पूरी तरह प्रतिबंध किया गया। तो ये वस्तु इनकी आइडेंटिफिकेशन कौन करता है? पर्यावरण मंत्रालय करता है और इन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस नियम को एक बात देख लेते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट जो संशोधन नियम 2021 है इसमें क्या प्रोविजन है। एक तो प्रोविजन है कि सिंगल यूजेज प्लास्टिक है उसको पूरी तरह प्रतिबंध करना। इसमें क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य ये था कि 2022 तक प्लास्टिक के होने वाले जो प्रदूषण है उसको पूरी तरह अंकुश लगाना, स्पेशली सिंगल यूजेज प्लास्टिक है उसको प्रतिबंधित करना। और सबसे बड़ी बात है, इसने सिंगल यूजेज प्लास्टिक है उसको डिफाइन भी किया है। डिफाइन क्या है कि ऐसा प्लास्टिक जिसका एक बार यूज करके उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सके, है ना, उसको दोबारा एक ही उद्देश्य के लिए यूज किया जा सकता है, उस प्लास्टिक को उन्होंने सिंगल यूजेज प्लास्टिक की श्रेणी में रखा। इसने बोला है कि 30 सितंबर 2021 से जो प्लास्टिक कैरी बैग है उनकी मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़कर 75 और 2021 में 120 माइक्रोन होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा उनकी मोटाई होगी वो पोल्यूशन उतना ही कम करेंगे या उनका हम डिकम्पोज आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा इस नियम में बोला है गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, इनकी भंडारण, पैकिंग, बिक्री, अगर इसमें प्लास्टिक का पाउच यूज किया गया तो उसको पूरी तरह प्रतिबंध किया गया। इसके अलावा विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व, देखो विस्तार अभी तक ये उत्तरदायित्व था सप्लाई करने वाला, अभी तक ये था कि जो प्रोड्यूसिंग करने हैं उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कंपनी जो ऐसी वस्तुओं पर सिंगल यूजेज कवर नहीं की गई प्लास्टिक, इसमें ये बोला गया है कि इस नियम में निर्धारित की गई सिंगल यूजेज जो प्लास्टिक वस्तुओं के तहत कवर नहीं किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के पर्यावरण, मान लो जैसे तम्बाकू है, इसमें वो प्रोडक्शन वाली कंपनी है वो खुद ही सही कर देती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मुख्य रूप से सेलर ही उनमें प्लास्टिक का यूज करता है, लेकिन उनमें पैकेजिंग वाली चीज़ें हैं उसमें प्रोडक्शन वालों से बोला जाएगा कि उनका पूरी तरह निवारण करना उसकी जिम्मेदारी होगी उत्पादक या निर्माता। और ये विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व है। इसमें आगे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत भी बोला गया है कि इन वस्तुओं के आयात, निर्यात और ब्रांड मालिकों को भी इनका मैनेजमेंट करना होगा, वो भी इन पर ध्यान देंगे, ठीक है, इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगला है आपका कि सरकार ने अपने क्या क्या प्रतिबंधों को लागू करने के लिए जो प्रतिबंध लगाए हैं अभी, इनको लागू करने के लिए कुछ नए प्रयास भी किए हैं सरकार। भाई प्रतिबंध लगाना एक अलग बात है, लेकिन प्रतिबंधों को इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है। तो सरकार ने इसके लिए एक ई गवर्नेंस पोर्टल एंड ऐप डेवलप किया है। एक तो शुभंकर जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार परिवर्तन करने के लिए प्रकृति को शुभंकर बनाया गया है। तो एक शुभंकर ऐप डेवलप किया गया है प्रकृति तरह से। शुभंकर क्या है? जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक ई गवर्नेंस पोर्टल ऐप हमारे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक सिंगल यूजर प्लास्टिकों के लिए एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड तैयार किया गया है। राष्ट्रीय डैशबोर्ड में पूरा ट्रैक किया जाएगा सभी हितधारक, कंपनी है, यूजर है, उनका
और वो कितने SUP के सिंगल यूजर एलिमिनेशन के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा EPR पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो उत्पादक है, आयातक है, ब्रांड मालिक है, वो उनके लिए वैधता डिसाइड की वैधताएं कि आपको ये काम करना होगा, उनकी निगरानी रखी जाएगी। SUP शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत अगर कोई नागरिक अपने क्षेत्र में इसकी बिक्री उत्पादन आदि पाया गया है तो वो यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा जिला स्तर पर एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान SUP जो अगर कोई प्रतिष्ठान मतलब सिंगल यूजेज बढ़ाती है, उसका करती है, तो उसकी निगरानी के लिए ये काम किया गया बेसिकली। और इसको SUP की निगरानी मॉडल बनाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य इसको स्थानीय राज्य ये सभी इन सभी के लिए एक तरीके से जिला स्तर पर जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में SUP उत्पादन, बिक्री, उपयोग, वितरण की सूची बनाने के लिए SUP पर प्रतिबंध लागू करने के लिए निगरानी मॉडल बनाया गया है। ये निगरानी मॉडल का सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज है, स्टेट कंट्रोल बोर्ड है, इन सभी के लिए एक मॉड्यूल बनाया गया कि आपको किस तरीके से निगरानी रखनी है, कैसे कैसे प्लास्टिक के यूज को बचाना है, सिंगल प्लास्टिक यूज की मॉनिटरिंग करनी है, और सभी काम इसके अंतर्गत किए गए। इसके अलावा राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए। सभी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उद्योग, प्रतिबंधित सिंगल यूज की उत्पादन में लगे उद्योगों को प्लास्टिक की कच्चे की आपूर्ति, यानी कोई भी कंपनी कच्चे प्लास्टिक की आपूर्ति की ना तो आपूर्ति करेगी, ना उनकी सप्लाई करेगी, ना खुद रिसीव करेगी। और बायो इसमें ये बोला गया है कि देखो SP यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्रतिबंधित SUP के उत्पादन लगे, इनको क्या है कि ये अगर मान लें कोई इंडस्ट्री है, उद्योग है, और अगर मान लें इन सिंगल यूज जो प्लास्टिक इनका यूज कर रहा है, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण अधिनियम के तहत उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा SUP के आयातों को पूरी तरह रोका जाएगा। मतलब अलग अलग लेवल की अथॉरिटी को होता है। जब हम सिंगल यूजेज प्लास्टिक को बैन करना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर, डिस्ट्रिक्ट स्तर, इसके अलावा सारी इंडस्ट्री, इसके अलावा बाहर से भी आयात ना हो, हम सभी लेवल पर सिंगल यूजेज प्लास्टिक के प्रतिबंध करना चाहते हैं। उसके लिए आपको जरूरी है सीमा शुल्क प्राधिकरण भी इस पर काम करेगा, स्थानीय प्राधिकरण भी इस पर जारी करेगा। ठीक है, कुछ पहले वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात भारत में शीर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में से है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक आंकड़े जारी किए गए। उस आंकड़े में बोला गया कि सिंगल यूजेज प्लास्टिक या प्लास्टिक अपशिष्ट, प्लास्टिक वेस्टेज है, वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में होता है। 2020 में भारत में वार्षिक रूप से 35 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट होता था। इसमें 83 इन्हीं 10 राज्यों से आता है। प्रति व्यक्ति अगर बात करें तो भारत में 2016 की तुलना में डेवलप हुआ दोगुना, प्लास्टिक अपशिष्ट दोगुना यूज कर रहे हैं 2016 की तुलना में, लेकिन अभी भी विकसित देशों की तुलना में हम कम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगला है आपका पुनीत सागर अभियान। UNEP द्वारा नेशनल NCC के साथ एक समझौता किया गया है, जिसमें पुनीत सागर अभियान और टाइट टेनस प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से प्लास्टिक, इसमें क्या किया जाएगा, जो लोकल आबादी है आपकी, स्पेशली जैसे नदियों और तटों के बीच में जो आबादी बस रही है, उस आबादी में प्लास्टिक को लेकर के अवेयरनेस कराई जाएगी। इसके लिए इन दोनों ने मिलकर के काम किया। इसमें मुख्य रूप से NCC के कार्यकर्ता है, वो इसमें काम वो भी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक और पॉलिसी सिनेरियो 2060 क्या हुआ है कि OECD के द्वारा ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो 2060 ये रिपोर्ट जारी की है। तो आपको पता होना रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है। ज़्यादातर हम इसमें नाम ले देंगे UNEP का, ज़्यादातर हम इसमें नाम ले देंगे कोई पर्यावरण मिनिस्ट्री का, लेकिन एक्चुअली में इस रिपोर्ट को जारी किया है OECD। आप सभी जानते हैं OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी विकसित देशों का एक समूह है जो आर्थिक मामलों के विकास में या आर्थिक मामलों को लेकर के सहयोग करता है। उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या अनुबंध है, इस रिपोर्ट में बोला है कि आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, स्पेशली 3 गुना बढ़ेगा। उप सहारा अफ्रीका और एशिया में इमर्जिंग इकोनॉमी है, जहाँ पर ऑब्वियसली आप अभी जनसंख्या बढ़ेगी, जहाँ पर अभी फूड प्रोसेसिंग बढ़ेगा, जहाँ पर अभी डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो यहाँ पर प्लास्टिक यूज ज़्यादा होगा। और प्लास्टिक के जीवन चक्रों से अगर ग्रीन हाउस गैस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और ओजोन का अम्लीकरण, इन तीनों पे बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। क्योंकि अगर प्लास्टिक होगा, उसका अगर एमिशन, उससे अगर हम जलाएंगे तो कार्बन एमिशन होगा,
और जो प्लास्टिक रहेगा तो ओजोन, जो सतही ओजोन है, ध्यान रखना, कौन सी ओजोन, सतही ओजोन, इसका निर्माण हुआ, ये प्रदूषण के रूप में काम करती है। और अम्लीकरण बढ़ेगा तो अम्लीय बरसात होगी, इससे मानव के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। अगला है दोस्तों ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। यूपीएससी की एक बड़ी प्रोसेस चल रही है, आजकल नियम कानून से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लेती है, इसलिए हमें थोड़ा सा इनको पढ़ना जरूरी है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को देख रहे हैं, यूपीएससी का ट्रेंड है। तो देखो, हाल ही में हमारा पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को नोटिफाइड किया। नोटिफाइड मतलब एक तरह से इम्प्लीमेंट टाइप में हो जाता है। तो इम्प्लीमेंट किया है, और ये नियम किसके आधार है, तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इनको किया गया है, क्योंकि इस केंद्र सरकार को इस नियम के इसके अंतर्गत शक्ति मिलती है, क्योंकि एक्ट बनाया जाता है संसद के द्वारा और शक्ति मिलती है, उसके बाद नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को मिलती है। केंद्र सरकार ने अपनी शक्ति का यूज करते हुए ये नियम बनाए 2022। अभी नियम क्या क्या है, पहले तो इनको देखो। ई अपशिष्ट, सबसे पहले आप सभी जानते हैं ई अपशिष्ट क्या होता है। ई अपशिष्ट मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से निकलने वाला अपशिष्ट, तो उसके लिए प्रबंधन नियम 2022 बनाए। तो उसको देखते क्या क्या प्रोविजन। सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दी है कि ई अपशिष्ट डिफाइन किया है कि ई अपशिष्ट के अंदर ऐसे विद्युत और इलेक्ट्रिकल उपकरण या कुछ ऐसे हिस्से शामिल होते हैं जो अपशिष्ट के रूप में छोड़ दिए जाते हैं, और ऐसे उपकरण या उनके हिस्से भी शामिल होते हैं जब विनिर्माण या नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान उनको हम वेस्टेज के रूप में यूज करें। जैसे मान लें आपने कोई मशीन बनाई, उसको हो सकता है कोई उपकरण यूज नहीं हुआ हो, कोई पार्ट टूट के रह गया हो, तो प्रोसेस के दौरान और बाद में यूज करने के बाद जो डैमेज होते हैं उसके दौरान जो भी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होते हैं उन्हें हम ई अपशिष्ट के रूप में जानते हैं। पहला, इन नियमों की सबसे खास बात यह दोस्तों कि सब डिफाइन किया गया। दूसरा, किस पे लागू होगा, ये नियम कुछ अपवादों के साथ, ये मुख्य रूप से जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मरम्मत करने वाले हैं, वितरण करने वाले हैं, रिसाइकिल करने वाले, सभी पर ये नियम लागू होगा। इसके अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण, ई उत्पादकों, विनिर्माता और रिसाइकलों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पंजीकरण बहुत अनिवार्य। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायी प्रमाण पत्र, इनमें भी आपको पता है कि जो पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रोडक्ट के लिए जिन लोगों ने उन पर प्रोत्साहित करने के लिए कि जिन्होंने उत्पादन किया है उन पर भी इनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ध्यान देने बात यह है कि 2016 के नियम में ईपीआर नहीं था, 2022 में इसको शामिल किया गया। निगरानी के लिए खतरनाक पदार्थों का उपयोग अनुसार कमी की गई है, और निगरानी सत्यापन के लिए सीपीसीबी बाजार बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रैंडम जांच करेगा, मतलब विजिट करेगा, चेक करेगा। पर्यावरण क्षतिपूर्ति, दावा पूरा करने की स्थिति में जो केंद्रीय पर्यावरण मतलब केंद्रीय प्रदूषण है, वो अगर उत्पादनकर्ता ने किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया, पर्यावरण क्षति की उससे मांग कर सकते, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें हर की जिम्मेदारी दी गई है। विनिर्माता का क्या उत्तरदायित्व है, वो अंतिम उत्पाद को पुनर्चक्रण योग्य बनाए। जो विनिर्माता है वो उत्पादों को ऐसे बनाएगा कि उसका दोबारा रिसाइकिल किया जा सके, क्योंकि भाई अगर उसने ऐसा उत्पाद बना दिया जिसका रिसाइकिल नहीं हो तो क्या फायदा। दूसरी बात, अलग अलग विनिर्माताओं द्वारा जो कल पुर्जे यूज किए जाते हैं उनको एक दूसरे के साथ संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा यूज कर ले किसी में कि एक चीज़ तो उसमें रिसाइकलिंग वाली है, एक में रिसाइकलिंग वाली है। दूसरा, प्रोड्यूसर विस्तारित उत्पादन उत्तरदायी लक्ष्य को प्राप्त करना लागू करें। वर्ष 2023 तक उत्पादनकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को कम से कम 60% जो अपशिष्ट एकत्र किए गए उनका रिसाइकिल किया जाना जरूरी है। बाद में इसको बढ़ा करके 2024 में 70%, 2025 में 80% तक जो भी अपशिष्ट उसके पास बचता है उसको रिसाइकलिंग करके उसका प्रोटेक्शन करना जरूरी है। ये सारे नियम 1 अप्रैल 2023 से उत्पादनकर्ताओं पर लागू होंगे, और इनको जागरूकता पैदा करना भी इनको लिए जरूरी है। रिसाइकिल करने वालों के लिए, रिसाइकिल करने वालों को पूरी तरह रेगुलेटिंग के माध्यम से चीज़ें देखी जाएगी, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। राज्य सरकार अपने औद्योगिक पार्क को औद्योगिक इनके माध्यम से रिसाइकलिंग स्थानों को डिसाइड करेगी, औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण देगी और विघटनकारी गतिविधियों को बढ़ावा देगी, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपशिष्ट के नियम बहुत अच्छे से बनाए गए, विस्तारित करके गए, ठीक है। ई अपशिष्ट नियम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए, ये घटक ई अपशिष्ट में शामिल नहीं होंगे। बैटरी अपशिष्ट ये इसके अंतर्गत शामिल है, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में। पैकेजिंग प्लास्टिक, ये प्लास्टिक अपशिष्ट के अंतर्गत। सूक्ष्म, ये ऐसे अलग, इनको क्या है कि ये घटक है अलग अलग के। अगर बैटरी का अपशिष्ट है बैटरी अपशिष्ट के अंतर्गत चला जाएगा, पैकेजिंग के अंतर्गत ये प्लास्टिक के अंतर्गत चला जाएगा। सूक्ष्म वाले हैं एमएसएमई के,
अंतर्गत चला जाएगा। सूक्ष्म जो माइक्रो धम वाले और रेडियो सक्रिय वाले परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1965 के अंतर्गत इनका क्या चला जाएगा, शामिल किया जाएगा। इसलिए इनको ई अपशिष्ट मैनेजमेंट नियम 2022 के अंतर्गत शामिल नहीं किया। अब ई अपशिष्ट को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। 1989 से पूर्व यह था ई अपशिष्ट का कोई नियम कानून हमारे पास नहीं था, क्योंकि ज्यादातर 1989 से पहले ज्यादातर ई अपशिष्ट था नहीं इतना। 1989 से 2003 के अंतर्गत देखें तो हमने ई अपशिष्ट के दौरान खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम बनाए बाद में, और खतरनाक सामग्री को हमने हैंडलिंग के नियमों की शेड्यूल फर्स्ट में शामिल किया गया। 2008 में पर्यावरण के ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 2008 में केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी राज्यों को जैसा निर्देश जारी किए ई अपशिष्ट को लेकर के। उसके बाद 2011 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए, साथ ही विस्तारित उत्पाद उत्तरदायी की अवधारणा को भी लागू किया गया था। 2016 में ई अपशिष्ट नियमों को लागू किया गया था, और ईपीआर के तहत बायोबैंक ये मतलब ये नियम बनाए गए थे नहीं, और इसमें उत्पादक उत्तरदायित्व की अवधारणा को लागू किया गया था। ध्यान रखना, विस्तारित उत्पादक अवधारणा की नहीं, उत्पादक। विस्तारित को तो हम कब शामिल किया गया, 2021। 2018 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन किया गया था, और उसके बाद 2021 का ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 लेके आए। देखो ये समझ लो, ईपीआर को समझ लो। ईपीआर का मतलब है पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करने संबंधी उत्तरदायित्व, अर्थात इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उत्पादनकर्ता द्वारा ई अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाता है। ये कार्य प्रणाली के अनुरूप, यानी कि जो भी उत्पादक है, जो जिन जिन चीज़ों का उत्पादन करते हैं इलेक्ट्रिकल चीज़ों का, वो इस तरीके से बनाएंगे उनका रिसाइकलिंग हो, और दूसरी बात वो रिसाइकलिंग खुद भी कर सके और खुद करके उनका प्रोडक्शन करवाए। थोड़ा सा इसका डेटा देख लेते हैं ई अपशिष्ट का। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट मार्केट है। लगभग प्रतिवर्ष इतने बिलियन टन भारत हो जाता है, और अगर इस तरीके से चलता रहा तो 2050 तक हम 40 गुना आगे बढ़ जाएंगे। ई अपशिष्ट उत्पादन में 70% हिस्सेदारी आपके कंप्यूटर उपकरणों की होती है, उसके बाद दूरसंचार चिकित्सा उपकरण होते हैं, और भारत केवल 1.5 का ही अभी तक रिसाइकलिंग कर पाता है। ये बहुत बुरी बात है। जो हमने टारगेट रखा कम से कम 80% का, अगर हमें उसको अगर यूज करना है तो हमें बहुत आगे काम करना है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्यों में ई अपशिष्ट का विघटन और पुनर्चक्रण की क्षमता अत्यधिक विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ई अपशिष्ट पाया जाता है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज। अगर हम देखें जो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी हुई है उसको देखें, सभी जानते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हमारे ऐसे पोल्यूटेंट जो लॉन्ग टाइम तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं, जिनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, उन्हीं पोल्यूटेंटों को रोकने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन की गई थी। इसकी 18वीं बैठक अभी संपन्न हुई। तो दोस्तों जो परसिस्टेंस, इनको बोलते हैं दीर्घकालीन जो कार्बन प्रदूषक है, इनको अगर देखें हम तो ये होते हैं परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, यानी कि ऐसे पोल्यूटेंट या रासायनिक होते हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जिनका जैव संचित, यानी कि जो हमने देखेंगे बायोडाइवर्सिटी में जो बायो एक्यूमुलेशन होता है, एक जीव ने खाया, दूसरे ने उसको कंज्यूम किया, दूसरे ने खाया, तीसरे ने कंज्यूम किया, तो हर जीव में ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे अगर मान लें किसी ने बकरी में है, बकरी को शेर ने खाया, शेर को किसी और ने खाया, तो सब चला जाएगा। इस तरीके से, या कोई मछली खा रहा है, या कोई मान लें मुर्गी खा रहा है, या मटन चिकन जो भी खा रहा है, तो उसमें अगर किसी प्रकार का पॉल्यूटेंट है तो सभी में चला जाएगा। मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, सोच से काफी दूर तक यात्रा करता है। जैसे मान लें यहाँ से निकला है तो इसको चाहे 200 किलोमीटर 300-400 किलोमीटर बह के भी जाएगा ना, वहाँ भी इसका कंपोज नहीं होगा। तो ये लॉन्ग टाइम तक कार्बन प्रदूषक है, ये बने रहते हैं। इनको रोकने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन होती है, ठीक है ना। तो अभी 18वीं बैठक हुई है। 18वीं बैठक में विचाराधीन 5 रसायनों में से 4 की समीक्षा की गई है। 5 रसायन कौन से? डिक्लोरेन प्लस, ये ज्वाला बंधक है। यूबी 368, मीडियम चेन क्लोरीन फ्रेगरेंस, लॉन्ग चेन फ्लोरोकार्बोनेशन और क्लोर। ये ध्यान रखना है, इनका नाम ये आपको नजर में ध्यान रखना है। ये 5 नाम है जिन पे अभी बैठक स्टॉकहोम कन्वेंशन थी, इसमें शामिल किया गया था इनको, और इन पे बातें बनी हुई है कि इनको प्रतिबंधित करना है या नहीं। स्टॉकहोम कन्वेंशन देखें दोस्तों, ये एक कानून रूप से बाध्यकारी संधि है, 2001 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसको 2004 में लागू किया गया था। इसमें मानव स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंचाने वाले जो पार्टिकुलर्स हैं, जो परमानेंट टाइप बने रहते हैं, उनको रोकने की इसमें काम था। 186 देश जिसमें भारत भी एक शामिल है, और 2006 में भारत ने इसकी पुष्टि की।
इसकी अभी पुष्टि अभी नहीं करने वाले देशों में यूएसए, इजराइल, इंडोनेशिया, ये ऐसे देश हैं जो स्टॉकहोम कन्वेंशन को नहीं मानते। 186 देश है वो मानते हैं, जिसमें 185 कंट्री, एक हुआ आपका यूरोपीय संघ, ये मानते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी अगर मैं बात करूँ तो पर्यावरण मंत्रालय 1986 के तहत 2018 में पीओपी नियमों को विनियमन को अधिसूचित किया, और हम भी लक्षित जो अविषमय लक्षित जो रसायन है उनको भी हम कहीं ना कहीं शेड्यूल में सूचित करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन में कई शेड्यूल है, उसमें रसायनों का वर्गीकरण और शेड्यूल। जैसे शेड्यूल फर्स्ट, इसमें शेड्यूल फर्स्ट में उन्मूलन यानी कि ऐसे उत्पादों को समाप्त करना, और इसमें केवल जो अगर कोई शेड्यूल फर्स्ट में कोई रसायन शामिल है तो उसको पूरी तरह समाप्त करना, उसके उत्पादन को, उसके उपयोग को, और विशिष्ट सूचना उनके पंजीकृत पक्षकारों को ही दी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इसमें उन्मूलन में पूरी तरह समाप्त करना, अनुकूलन में प्रतिबंधित करना, और शेड्यूल सी में अनजाने में उत्पादन, अगर निरंतर न्यूनीकरण के लक्ष्यों को अनजाने में होने वाले उत्पादन को कम करना, जहाँ पर संभव हो धीरे धीरे कम करना। तो 3 शेड्यूल बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है उसको शेड्यूल फर्स्ट में, उसके बाद शेड्यूल बी में, उसके बाद शेड्यूल 3। शेड्यूल ए में आएगा वो पूरी तरह एलिमिनेट किया जाएगा, उसका उत्पादन, उसका उपयोग। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जरूर ध्यान रखना, पर्यावरण से जुड़ी हुई कन्वेंशन अलग है। एक स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो दीर्घकालिक कार्बन प्रदूषकों को रोकने के लिए, कई बार ये रिपीट हो चुकी है, इसको थोड़ा याद रखना। अगला है आपका रोटरडम कन्वेंशन, ये आप सभी जानते हैं खतरनाक कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संबंधित है। तो हाल ही में 2 खतरनाक कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूर्व सूचित सहमति की अनुशंसा की गई। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये क्या होती है इसको देखते हैं पहले। 2 खतरनाक कीटनाशक है तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुई है इसमें, तो उसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है कि रोटरडम के अंतर्गत एक ऐसा प्रोविजन है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत खतरनाक रसायनों को भावी शिपमेंट की प्राप्ति के इच्छुक आयातक पक्षकारों को, ये क्या है कि इसके तहत मान लें कि इस कन्वेंशन में हम अनुसूचित 3 में अगर कोई खतरनाक रसायन है उसको डालना चाहते हैं, अब मान लो उस खतरनाक रसायन को हम आज डाल देते हैं, इसका मतलब उसके बाद उसका आयात निर्यात नहीं होगा, लेकिन किसी देश ने बेचारे में पहले से एग्रीमेंट कर रखा है उसके आयात निर्यात का, इसलिए हमें प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट लेनी पड़ती है सभी देशों से, भाई आपने ऐसा कोई चीज़ तो करके नहीं रखी और आप इस पर सहमति दे देंगे। तो 2 खतरनाक कीटनाशकों को लेकर के सहमति हो चुकी। तो रासायनिक समीक्षा समिति ने एप्रोडियोन और टर्बोफोर्स, अब ध्यान रखना इन दोनों को जरूर पक्का याद कर लेना, इनको यूपीएससी आपसे जरूर पूछेगी कि एप्रोडियोन और टर्बोफोर्स क्या है। एप्रोडियोन मैंने पहले बताया था एक कवकनाशी है, और टर्बोफोर्स ये मृदा कीटनाशी है जो ज्वार मक्का में यूज करते हैं, जलीय पदजीवों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। 2015 में अनुपम वर्मा समिति की रिपोर्ट के बाद भारत में इन रसायनों के उपयोग की अनुमति दी गई थी। भारत टर्बोफोर्स के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, तो अगर इन पे प्रतिबंध लगा तो भारत को बड़ा नुकसान होगा, ठीक है ना। रोटरडम कन्वेंशन आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि है, 1988 में हुई थी, 2004 में इसको अपनाया गया था, और प्लेनो फोन्टी थ्योरीज के संविधान हुई थी। खतरनाक रसायनों के व्यापार है उसको पूरी तरह सूचित करना, इसमें 72 कंट्रीज ने हस्ताक्षर कर रखे हैं, 165 इसके पक्षदार हैं, भारत इसका सदस्य है। ये मुख्य रूप से खतरनाक औद्योगिक रसायनों को भी इसमें शामिल किया गया है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत पीआईसी की प्रक्रिया में कानून रूप से कार्यान्वयन, पीआईसी जो इसकी कमेटी है उसके द्वारा जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती है वो सभी देशों के लिए बाध्यकारी होगी जो इसके सदस्य। संभावित खतरनाक रासायनिक एक मतलब ऑब्वियसली सभी देशों के बीच में जितने भी खतरनाक रसायन है उनकी पूरी सूचना आपस में शेयर की जाती है, और सीआरसी इसी रोटरडम कन्वेंशन के अंतर्गत एक समिति है जो पूरा रिव्यू करती है, मापदंडों को डिसाइड करती है, और समय समय पर जो भी नए रसायन है उनको इम्प्लीमेंट करती है। तो सीआरसी का ये मेन काम है, ठीक है ना। तो रोटरडम कन्वेंशन मुख्य रूप से समझ लेना भारत इसका सदस्य है। इसके बाद विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स और सूचकांक जो आपको पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी हुई, ठीक है। वैश्विक जल संसाधन स्थिति यानी स्टेट फॉर ग्लोबल वाटर रिसोर्स, ये 2021 की रिपोर्ट है, इसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पर्यावरण, पृथ्वी के जल संसाधनों पर जलवायु, पर्यावरण और सामाजिक, 3 चीजों, जलवायु, पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन करें। जनसंख्या बढ़ी तो क्या प्रभाव पड़ा, पर्यावरण प्रदूषण हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा,
जलवायु परिवर्तन हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा जल संसाधनों पर, इन चीज़ों को इसमें देखा जाता है। यह रिपोर्ट धारा प्रवाह, तलीय जल और क्रायोस्फीयर की स्थितियों का आंकड़ा लगाते हैं। तीनों को देखते हैं हम। धारा प्रवाह मतलब नदी में जो बहने वाला जल है। स्थलीय जल भंडारण का मतलब जो हिम है, ग्लेशियर है, नदियों में स्टोरेज है, झीलों में स्टोरेज वाला जल है, या भूजल के अंतर्गत महाद्वीपीय जल है, वो सब टेरिस्टेरियल वाटर रिसोर्स होते हैं। क्रायोस्फीयर का मतलब पृथ्वी में जमी हुई जल राशि, जो हिमपात, बर्फ, समुद्री जल पृथ्वी पर जमी हुई है, जो पृथ्वी पर जमी हुई है तो क्रायोस्फीयर में। जैसे बर्फ है, समुद्री बर्फ है, मुख्य रूप से ग्लेशियर वाली चीजें क्रायोस्फीयर में। तो इसमें ये कहा गया है कि हिमनदों के पिघलने की वृद्धि, वार्षिक हिमनद प्रवाह तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि पीक वाटर जैसे जल न्यूनता की स्थिति नहीं आती, अर्थात इनका प्रवाह कम हो जाता है। यदि जब तक पूरा हिमनद प्रवाह तब तक बढ़ता रहता है तो पीक वाटर जल की न्यूनता की स्थिति बनी रहती है। यानी कि इसमें है कि हिमनदों में पिघलने में वृद्धि के साथ, जैसे मान लीजिए ग्लेशियर पिघल रहा है और उसमें जो वार्षिक हिमनद प्रवाह है, यानी कि उस ग्लेशियर का प्रवाह है तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि उसका पीक वाटर यानी कि मैक्सिमम उसमें जितना जल है वो कम नहीं होगा। 2001 से लेकर के सभी प्राकृतिक आपदाएं, 74% जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो जल से संबंधित थी। और विश्व में 2050 तक 5 अरब लोग आपकी कहीं ना कहीं हर महीने जल की अपर्याप्तता का सामना करते हैं। वर्तमान में 3.6 अरब लोग हैं। 2050 तक जब जाकर 5 बिलियन जो पीपुल्स हैं कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति का सामना करेंगे। तो सबसे जरूरी है आपको ये रिपोर्ट किसने जारी। अगला दोस्तों, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ध्यान रखना इसको यूनेस्को जारी करता है। यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा सेनेगल की राजधानी ढाका, अभी हमने पढ़ा था जो वर्ल्ड वाटर फोरम आयोजित की गई थी उसी के बारे में। तो वहीं पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अंतर्गत नदियाँ, झीलों, जल प्रतों, मानव द्वारा जलाशयों के ताजे जल में कितनी निकासी की गई है, ये बोला गया है। इनका जल वाटर ज़्यादा निकाला गया है, इसका थोड़ा चिंता व्यक्त की गई है और ज़्यादा कंज्यूम किया गया है। इसके बाद आती है लैंड रजिस्ट्रेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस, ये यूएनसीसीडी के द्वारा इसको जारी किया गया है। मैंने अभी आपको बताया था 70% मनुष्य ने 70% से अधिक प्राकृतिक अवस्था में बदल दिया है। पर्यावरण क्षरण की वजह से जो भी प्राकृतिक अवस्था थी उसको क्षरण करके मनुष्य ने क्या कर दिया, उसको अपनी चीज़ों के लिए यूज कर लिया। भूमि निम्नीकरण की सबसे महत्वपूर्ण है आधुनिक कृषि पद्धति, क्योंकि आधुनिक कृषि पद्धतियों में आप रासायनिक का यूज करते हैं, आप पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं और इनसे आपको पता है लैंड डिग्रेडेशन होता है। पृथ्वी का 40% भूमि निम्नीकरण हो गया है, अर्थात सीधे तौर पर आदि मानव आबादी इससे प्रभावित हो रही है। 50% जीडीपी दुनिया की लैंड डिग्रेडेशन से प्रभावित हो रही है। तो यूनाइटेड नेशंस जो कन्वेंशन है इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है आपकी ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट 2.0, इसमें डेटा प्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से हमारा पॉल्यूशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अगला हमारा टॉपिक आएगा दोस्तों बायोडाइवर्सिटी, जो मेजर इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है आपका, पर्यावरण का लास्ट टॉपिक है। पर्यावरण के हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए आपके, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। तो दोस्तों ये वीडियो को आप अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उनको शेयर कीजिए। अगर इसमें किसी प्रकार कोई शब्द आपके समझ में नहीं आया हो, कोई चीज़ें आपके समझ में नहीं आया तो प्लीज़ उसको जरूर पूछिए, कोई भी डाउट आपका। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।